Hey everyone, this is me Manish Kumar Raj and I welcome all of you in this video's lecture. ठीक है, और आज इस लेक्चर में अपन कवर करेंगे वेज कंस्ट्रेंट। ये अगर मैं आईटी जेईई के पर्सपेक्ट से बोलूं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। एंड आई हैव फाउंड दैट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स फील अनईजी इन दिस कंसेप्ट, ठीक है। बट मुझे ऐसा नहीं लगता, बिलीव मी, दिस कंसेप्ट इज नॉट अ प्रॉब्लम, रेदर इट इज अ सॉल्यूशन टू द वेरियस प्रॉब्लम्स वेयर वी डू गेट स्टक इन, ठीक है। बहुत सारी जगह होंगी जहां पे हम फंसे हुए होंगे और ये कंसेप्ट हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकालेगा, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगा। तो ये कंसेप्ट ना सीखना बहुत जरूरी है और बिलीव मी, इट इज नॉट अ टफ कंसेप्ट फॉर श्योर, ठीक है। स्टार्ट करें वेज कंस्ट्रेंट। देखो वेज कंस्ट्रेंट, तो कंस्ट्रेंट क्या होता है पहले ये जान लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिख रखा है, कंस्ट्रेंट का हिंदी होता है मजबूरी, ठीक है। आपके दिमाग में जैसे ये बात आएगी कि मजबूरी होता है कंस्ट्रेंट का मतलब, तो ऐसे ही आपको थोड़ा थोड़ा लिंक करने लग जाओगे। अच्छा, ऐसी कोई बात है जहां पे कोई दो बॉडीज मजबूर हो, ठीक है, थोड़ा आप लिंक करने लग जाओगे और आपको इजी लगेगा, ठीक है। तो सिंपल समझते हैं, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है मजबूरी। अभी समझेंगे वेज कंस्ट्रेंट क्या है। तो चलो मैं सीधा एक एग्जांपल से आपको बताऊंगा। सपोज आई हैव दिस, ठीक है, ये एक पेपर है मेरे हाथ में एंड दिस इज अ, ठीक है, बॉक्स है। इसे मैंने इस पे रखा एंड नाउ आई एम मूविंग दिस, राइट। देखो मैं इसे मूव कर रहा हूं तो ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, है या नहीं। ऐसे भी मैं मूव कर रहा हूं तो देखो ये दोनों क्या है, साथ साथ मूव कर रहे हैं, ठीक है। दोनों कांटेक्ट में बने हुए हैं, कांटेक्ट लूज नहीं कर रहे हैं। तो कांटेक्ट लूज किए बिना अगर ये दोनों चल रहे हैं ना, तो इन दोनों का कुछ कंस्ट्रेंट होगा। कंस्ट्रेंट मीन्स मजबूरी होगी, यानी कोई ना कोई ऐसा कंडीशन है जिसे इन दोनों बॉडीज को फॉलो करना पड़ेगा, तभी वो दोनों साथ साथ चल पाएंगे। आई मीन कि वो दोनों बिना कांटेक्ट को लूज किए चल पाएंगे, ठीक है। जैसे समझो इस बात को, जब मैंने इसे यहां पे रखा ना, इस पेपर पे मैंने रखा और मैंने मूव कराया, ठीक है, आपको दिख रहा है मैं मूव करा रहा हूं, ये दोनों साथ साथ मूव कर रहे हैं, कांटेक्ट लूज नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए जो कंडीशन अप्लाई होती है वो क्या है, इसके लिए जो कंस्ट्रेंट है वो क्या है कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल। देखो कॉमन नॉर्मल, अगर मैं इस सरफेस, इन दोनों का कांटेक्ट सरफेस अगर मैं देखूं तो दिस इज द कांटेक्ट सरफेस, दिख रहा है आपको। देखो यहां मैं इसे रख रहा हूं तो दिस इज द कांटेक्ट सरफेस। तो कांटेक्ट सरफेस पे अगर मैं एक कॉमन नॉर्मल खींचूं, एक नॉर्मल खींचूं, तो क्या वो यही लाइन होगा 90 डिग्री पे, ठीक है। तो कांटेक्ट सरफेस पे जो आप नॉर्मल खींचोगे उसके अलोंग द कॉमन नॉर्मल इन दोनों का डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए। ये बात तो पक्का आप मानोगे, क्योंकि मान लो ये आपका जो नॉर्मल लाइन है, इसके अलोंग में अगर दोनों की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग कर लूं, सोचो मैंने इसे पकड़ लिया कि मैं चलो इसे मूव कराऊंगा ही नहीं, इसकी डिस्प्लेसमेंट मैंने कर दी 0 और इसे मैं करा रहा हूं मूव। देखो दोनों की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो गई। अगर जैसे ही दोनों की डिस्प्लेसमेंट अलग हुई वैसे ही दोनों के बीच का कॉन्टैक्ट छूट गया, यानी कि अगर इन दोनों को कांटेक्ट में बने रहना है तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल दोनों की डिस्प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए। क्या ये बात समझ आई। अब आप बोलोगे क्या सिर्फ कॉमन नॉर्मल के अलोंग, हॉरिजॉन्टल के अलोंग क्यों नहीं, मतलब उसके अलावे जो आपका है उसके अलोंग क्यों नहीं, उसके अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट अलग होगा तो बात चलेगा, बिल्कुल चलेगा। मानो फिर से मैंने इसे रोक दिया, ठीक है, पेपर को मैं डिस्प्लेस नहीं कर रहा हूं, पर इसे इस लाइन में, इस वाले बॉडी को मैं इस लाइन में मूव करा रहा हूं, देखो ऐसे मूव करा दिया, तो क्या इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 है? नहीं, मैंने इसे यहां से यहां तक मूव कराया। क्या इस बॉडी की डिस्प्लेसमेंट 0 है? हाँ। तो क्या दोनों की डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हुई? बिल्कुल हुई। लेकिन क्या इसने कंटेक्ट छोड़ा? नहीं छोड़ा। तो इस लाइन के अलोंग दोनों की डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है, बट अलोंग द कॉमन नॉर्मल दोनों का डिस्प्लेसमेंट इक्वल होना ही होना चाहिए। जैसे ही डिस्प्लेसमेंट दोनों का अलग होगा वैसे ही कॉन्टैक्ट देखो छूट गया। तो अगर किसी भी दो बॉडी को, क्या समझना है, अगर किसी भी दो बॉडी को साथ साथ चलना है, बिना कांटेक्ट लूज किए चलना है, तो उन दोनों को अलोंग द कॉमन नॉर्मल सेम डिस्प्लेसमेंट रखनी होगी, ठीक है, तभी वो दोनों साथ चल पाएंगे, ठीक है। सपोज वी हैव these two bodies, ठीक, और इन दोनों बॉडी को, सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, दोनों को साथ साथ अगर चलना है बिना कांटेक्ट लूज किए, तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल, अगर मैं नॉर्मल की बात करूं, कॉमन नॉर्मल की दिस इज कांटेक्ट सरफेस, यहां से खींच दो, दिस इज नॉर्मल, तो इस लाइन के अलोंग दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। कह दो कि इस लाइन के अलोंग अगर बी की डिस्प्लेसमेंट x1 है और ए की डिस्प्लेसमेंट x2 है, तो दोनों की डिस्प्लेसमेंट क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, यानी x1 शुड बी इक्वल टू x2। क्लियर? ये बात तो हमने समझा। अच्छा अब देखो,
अगर डिस्प्लेसमेंट सेम है, डिस्प्लेसमेंट इक्वल होनी चाहिए, x1 शुड बी इक्वल टू x2, दोनों की अलोंग द कॉमन नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट सेम होनी चाहिए। तो क्या मैं इसे एक बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करके देख लूं? चलो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एक बार डिफरेंशिएट करके देखते हैं। तो dx1 by dt इक्वल्स टू dx2 by dt। सो व्हाट डू वी गेट? आप देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नथिंग बट वेलोसिटी। तो क्या मैं इसे लिख पाऊंगा? वेलोसिटी ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ 2 along the common normal। ठीक, उसी तरह एक बार और इसे डिफरेंशिएट करके देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, एक बार और हमने कर दिया डिफरेंशिएट। अब देखो, दिस इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और हमें पता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। सो वी कैन से कि a1 शुड आल्सो बी इक्वल टू a2। यानी आप कहोगे कि अगर कोई दो बॉडी साथ साथ चल रहे हैं, कांटेक्ट मेंटेन करके चल रहे हैं, तो उन दोनों बॉडी की डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सीलरेशन अलोंग द कॉमन नॉर्मल शुड बी इक्वल। ठीक, तभी वो दोनों साथ चलेंगे। तो दिस इज वेज कंस्ट्रेंट, बस और कुछ भी नहीं है। अब इस पे मैं एक दो इलस्ट्रेशन लेके दिखाता हूं आपको। पहले एक बहुत सिंपल सा इलस्ट्रेशन लेके दिखाता हूं, ठीक है? देखो, सिंपल इलस्ट्रेशन में आपको समझ में आसानी से आएगा। ये देखो, यहां पे हमारे पास दो बॉडीज हैं, ए और बी। ठीक, से दिस इज ए, दिस इज बी। ए ऊपर की ओर चल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, ए की वेलोसिटी ऊपर की ओर है 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी वेलोसिटी इधर की ओर भी है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रही है। ठीक है, यानी कि ए की वेलोसिटी ऊपर की ओर 10 मीटर पर सेकेंड और बी की वेलोसिटी v है, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ 45 डिग्री बना रही है। और आपसे कहा गया है अगर ये दोनों बिना कांटेक्ट लूज किए चल रहे हैं, ठीक है, ये दोनों अगर बिना कांटेक्ट लूज किए मूव कर रहे हैं, तो व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ v? ठीक है, v की वैल्यू क्या होनी चाहिए? बहुत सिंपल है, हमें पता है अगर साथ साथ चल रहे हैं तो अलोंग दी कॉमन नॉर्मल दोनों की वेलोसिटी भी सेम होनी चाहिए, तभी साथ चल पाएंगे। तो कॉमन नॉर्मल खींचो, दिस इज कॉमन नॉर्मल, नॉर्मल खींचा हमने। तो अगर नॉर्मल के अलोंग इसकी वेलोसिटी देखें तो कितनी है? नॉर्मल के अलोंग अगर इसकी वेलोसिटी देखें ए की तो कितनी है? देखो 10 मीटर पर सेकेंड। और अगर मैं v की वेलोसिटी आपसे पूछूं अलोंग दी कॉमन नॉर्मल कितनी है, तो आप क्या करोगे? इसे रिजॉल्व करोगे। इसे रिजॉल्व करोगे तो देखो इधर क्या होगा, v cos 45 डिग्री, और ऊपर की ओर कितना होगा, v sin 45 डिग्री। तो देखो अलोंग दी कॉमन नॉर्मल इसकी वेलोसिटी कितनी आई, v sin 45 डिग्री। तो अगर कांटेक्ट लूज किए बिना चलना है तो दिस शुड बी इक्वल टू दिस, तो कर दो सीधा, v sin 45 डिग्री शुड बी इक्वल टू 10, so v equals to 10 by sin 45 degree, that is nothing but sin 45 degree की वैल्यू आपको पता है 1 by root 2, so v comes out to be 10 root 2 मीटर पर सेकेंड। आई डोंट थिंक कि किसी को इसमें प्रॉब्लम हुई होगी। ठीक है, ये बहुत ही आसान सा सवाल था। ओके, तो यहां से बस हमने वेज कंस्ट्रेंट का थोड़ा फील लिया, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन लेकर और उसे अच्छे से समझा। अब मैं और इलस्ट्रेशन नहीं लूंगा, सिंपल इलस्ट्रेशंस। अब मैं सीधा एक एडवांस इलस्ट्रेशन पे चलता हूं। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन लेता हूं जो कि जेईई एडवांस लेवल का है, और उस क्वेश्चन को काफी अच्छा मानते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को, मतलब एग्जैक्टली उस क्वेश्चन को मैं क्या बोलूं, बट उस जेनरिक के क्वेश्चन को, उस टाइप के क्वेश्चन को काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। और मैं वहां पे ये आपको दिखाना चाहता हूं, बेसिकली मेरा एजेंडा उस क्वेश्चन को दिखाने के पीछे ये है कि आपको ये पता चले कि वेज कंस्ट्रेंट हमारे लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है और हमें प्रॉब्लम से कैसे वो बाहर निकाल सकता है। ठीक है, चलो, सो ओके, हियर्स द क्वेश्चन। ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है, देखते हैं। ठीक है, ये देखो, इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है ना कि यू डू हैव टू इंक्लाइंड प्लेन्स। सबसे पहली बात कि वहां पे दो इंक्लाइंड प्लेन्स है, दिख रहा है आपको, एक ये और ये दो इंक्लाइंड प्लेन्स है और दोनों के इंक्लिनेशन एंगल सेम है, इसकी भी थीटा और इसके भी थीटा। अब क्या है ना, इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक वेज रखा हुआ है, ये दिख रहा है वेज, जिसका कि मास दे रखा है आपको m2। ओके, इस वेज का मास दे रखा है m2, और यहां पर एक बॉल है और इस बॉल की जो मास है वो दे रखी है आपको m1। अब देखो ये क्या कह रहा है कि ये m1 नीचे की ओर सरकेगा, ये जो बॉल है ये नीचे की ओर सरकेगा। अब सोचो ये जैसे जैसे सरकेगा वैसे वैसे क्या ये इसे पुश करता जाएगा?
बात को समझो, जैसे जैसे ये सरकेगा, जैसे कि ये आपका वेज है ना, दिस इज योर वेज, और ये बॉल, अब ये बॉल नीचे की ओर चलता आ रहा है, इन दोनों के बीच ऐसा कांटेक्ट बना हुआ है। ये जैसे जैसे नीचे आएगा तो देखो क्या ये इसे ऊपर की ओर ढकलेगा, ये जैसे जैसे नीचे की ओर आएगा तो ये इसे क्या ऊपर की ओर ढकलेगा, ठीक है। तो ये A1 एक्सेलरेशन से नीचे की ओर आ रहा है, और जैसे जैसे ये बॉल नीचे की ओर आ रहा है ये इस वेज को ऊपर की ओर पुश कर रहा है, जिसकी वजह से इस वेज के पास जो एक्सेलरेशन है वो A2 है। क्लियर? दो इंक्लाइन प्लेन्स, दोनों थीटा थीटा एंगल पे, यहां पे रखा है एक वेज जिसकी मास M2 है, यहां पे रखा है एक बॉल जो जिसकी मास M1 है। ये नीचे की ओर आ रहा है, और जैसे जैसे ये नीचे की ओर आ रहा है इस वेज को पुश करता जा रहा है, जिसकी वजह से कि ये जो वेज है ये ऊपर की ओर E2 एक्सेलरेशन से जा रही है। और यहां पे आपसे पूछा है कि A1 की वैल्यू निकालो, A2 की वैल्यू निकालो, और जाहिर सी बात है यहाँ पे अगर कांटेक्ट आपको दिख रहा है, ये दोनों कांटेक्ट में है, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। तो ये M1 और M2 के बीच में जो यहाँ नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है, उस नॉर्मल फोर्स की वैल्यू निकालनी है आपको। यानी 3 अननोन्स है, एक्सेलरेशन ऑफ 1, एक्सेलरेशन ऑफ 2 एंड नॉर्मल एक्टिंग बिटवीन द M1 एंड M2। 3 चीजें आपको निकालनी है, 3 अननोन्स है। चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो कोई बड़ी चीज नहीं है। शायद आपको ये क्वेश्चन देख के लग रहा होगा पता नहीं अभी कहां से स्टार्ट करें कहां से नहीं करें, तो अगर ऐसा लग भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आपको सीधा ये सोचना है ना कि अभी तक आपने कौन सा अप्रोच अपनाया है। एनएलएम में आपने इतने सारे क्वेश्चन कर रखे होंगे, तो हर एक बार आपने क्या अप्रोच अपनाया है कि हम पहले एफबीडी बनाते हैं, ठीक है, जिसके जिसके मोशन को, जिस जिस बॉडी के मोशन को अपन को एनालाइज करना है उसका एफबीडी बनाते हैं। तो यहां पर भी वही करेंगे, सेम अप्रोच से चलेंगे, अप्रोच अपने को छोड़ना नहीं है, ठीक है। सबसे पहले M1 की एफबीडी बनाते हैं। ओके, अगर मैं M1 की एफबीडी बनाऊं, देखो M1 को मैं पॉइंट्स दिखा रहा हूं, ठीक है, इस वाले बॉडी को, बिकॉज आपको पता है दिखा सकते हैं एफबीडी में पॉइंट से। तो इस बॉडी पे कितने फोर्स लग रहे हैं, सारे फोर्स बनाने हैं, एफबीडी बना रहा हूं मैं। M1 पे जो एक फील्ड फोर्स कौन सा लग रहा है, बस एक ग्रेविटेशनल फोर्स, बस। तो नीचे की ओर एक फील्ड फोर्स लग रही है, दैट इज mg। क्लियर? नीचे की ओर ये mg लगेगा, और कोई फील्ड फोर्स तो है नहीं, ना इलेक्ट्रिकल फील्ड है ना और कोई फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं है, बस फील्ड फोर्स। कांटेक्ट फोर्स कितने लग रहे हैं, 2। देखो, एक यहां पे कांटेक्ट है और एक यहां पे कांटेक्ट है। तो यहां पे जो कांटेक्ट है, यानी कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये इस पे कुछ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, है कि नहीं? तो यहां पे बना दो उसे, इसका नाम चलो कुछ भी दे देते हैं, N1 दे देते हैं, ठीक है। और दूसरा जो कांटेक्ट है वो कहां है, इस वेज के साथ। यही वो नॉर्मल है जो हमें निकालना भी है। क्लियर? तो यहां पे नॉर्मल जो लग रहा होगा वो M1 के ऊपर इधर की ओर लग रहा होगा, है कि नहीं? इधर की ओर ढकेल रहा होगा ये वेज, नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन इधर बना लो, ठीक है। ये नॉर्मल n नाम दे देता है इसका। यही n हमें फाइंड भी करना है, A1 A2, और यही वाला n हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो यहां पे बन गया हमारा एफबीडी, और एफबीडी के बनने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सोचो एनएलएम में हमने क्या किया, एक बार एफबीडी बन जाता है तो फिर हम देखते हैं कि उस बॉडी की एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। फिर एक्सेलरेशन के लाइन के अलोंग सारे फोर्सेस को रिजॉल्व करते हैं और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं। यही तो हमारा अप्रोच है, ठीक है। तो वही करेंगे यहां पर भी। अब देखो, बहुत को ना एंगल लेने में दिक्कत होती है, मुझे खुद भी होती है, इसीलिए मैं क्या करता हूं, ये देखो, मैं एक डायरेक्शन सिस्टम बना लेता हूं। देखो, ये देखो, मैं इस तरह से करता हूं, हर एक डायरेक्शन में इस तरह से लाइन बना लेता हूं। इससे क्या होता है ना, एंगल पहचानने में बहुत इजी हो जाती है। अब देखो, जैसे मैं यहां पे देखो, ये जो थीटा है, ये थीटा के कौन सा एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, ये वाला है ना। तो देखो पहचानो, क्या यहाँ पे यही तो है कि नहीं? तो यही एंगल तो थीटा होगा। आया बात समझ में? अब देखो, इस तरह बना लेने से एंगल को विजुअलाइज करना कितना इजी हो गया, ठीक। अब देखो, इस बॉडी की एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन इस बॉडी की इधर है, A1। तो जिस तरह एक्सेलरेशन है उसी लाइन के अलाउंग सारे फोर्सेस को अब अपन करेंगे रिजॉल्व। तो देखो, हाँ, और ये M1G है, राइट, क्योंकि मास इस बॉडी का M1 है, तो दिस विल बी M1G। अब देखो, ये थीटा, तो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, तो ये दोबारा से थीटा, फिर ये 90 माइनस थीटा, और ये फिर थीटा। तो इस तरह से हमने बना लिया एंगल थोड़ा। अब इस लाइन के अलोंग M1G को अगर रिजॉल्व करेंगे तो क्या इस तरफ इसका कंपोनेंट M1G साइन थीटा आ जाएगा। ये थीटा है तो इधर कॉस कंपोनेंट, इधर साइन कंपोनेंट, तो दिस विल बी M1G
साइन थीटा। सिमिलरली अगर ये थीटा है तो इस लाइन के अलोंग अगर इसे रिजॉल्व करेंगे इस वाले फोर्स को, नॉर्मल को, तो ये क्या हो जाएगा n cos थीटा। अब ये जब हो गया तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे। अच्छा क्या यहाँ पे एक और फोर्स है, वो है n1, लेकिन देखो इस लाइन के अलोंग n1 का कोई भी कंपोनेंट नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब इसे रिजॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ पे देखो दिस इज 90 डिग्री, और किसी भी वेक्टर का खुद से 90 डिग्री पे कोई इफेक्ट होता ही नहीं है। इस तरह से भी समझो, अगर इसे मैं इस लाइन के अलोंग रिजॉल्व करना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, n1 cos 90, n cos 90 इक्वल्स टू 0 डिग्री, सॉरी cos 90 इक्वल्स टू 0। तो वैसे भी इस लाइन के अलोंग इस n1 का कंपोनेंट कितना आएगा, 0। तो n1 का तो कोई कंपोनेंट इधर आया ही नहीं। अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन सीधा लगा दो, तो नेट फोर्स इक्वल्स टू ma। तो हमने क्या किया, नेट फोर्स इज m1g sin थीटा माइनस अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस n cos थीटा इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना है m1, एक्सेलरेशन कितना है a1। तो ये हमारे पास आ गया एक इक्वेशन। ठीक है, तो सिमिलरली इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, दूसरे बॉडी का भी एफबीडी बनाएंगे। चलो दूसरा बॉडी कौन सा है, ये वेज, इसका एफबीडी बनाते हैं। इस पे लगने वाला फील्ड फोर्स एक ही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। नीचे बनाओ m2g, और तो कोई फील्ड है ही नहीं। उसके बाद कांटेक्ट फोर्सेस कितने हैं इस पे भी दो कांटेक्ट फोर्सेस है। देखो एक कांटेक्ट इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ है, तो ये यहां पर लगाएगा एक नॉर्मल इधर की ओर, तो यहां पे बनाओ नॉर्मल, इधर की ओर हमने बना दिया नॉर्मल। इसका नाम चलो n2 दे देते हैं। और एक कांटेक्ट कहां है, यहाँ पे m1 और m2 के बीच में, तो यहाँ पर नॉर्मल इस पे किधर की डायरेक्शन में लगेगा, इधर की ओर। ये बॉल इस वेज को इधर की ओर ढकेलेगा नॉर्मल से। ठीक है, तो ये इधर n, अगर इसने इस पे नॉर्मल n लगाया था तो ये भी इस पे n ही लगाएगा। नॉर्मल तो मैग्नीट्यूड में इक्वल होता है एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, तो इस वेज पे नॉर्मल यहाँ पे इस डायरेक्शन में n के बराबर लगेगा। तो चलो इसे यहाँ पे बना देते हैं, इधर हमने बना दिया n। अब फिर से वही एंगल पहचानने के लिए अगर ईज करना है तो बस इसे पहले ये पूरा एक डायरेक्शन वाला बना लो तो आसान हो जाता है। ये हमने बना लिया। अब देखो एंगल पहचानना कितना आसान हो गया। थीटा कौन सा एंगल है, ये वाला, साफ विजुअलाइज हो गया कि दिस एंगल इज थीटा। तो अगर ये थीटा है तो दिस विल बी 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा आपका अगेन थीटा। अगर ये थीटा तो ये फिर 90 माइनस थीटा, और ये फिर हो जाएगा आपका थीटा। तो इसी तरह से चलेगा, राइट। अब देखो फिर अपन क्या करेंगे, देखेंगे कि इस बॉडी की एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है। तो हमें लिखा कि एक्सेलरेशन इधर है, तो चलिए इधर एक्सेलरेशन हमने लिख लिया। अब एक्सेलरेशन के लाइन के अलोंग ही सारे फोर्सेस को अपन रिजॉल्व करेंगे। तो रिजॉल्व करते हैं, n इधर है और थीटा है, तो क्या इधर मैं लिख पाऊंगा n cos थीटा। ये थीटा है, m2g के साथ यहाँ थीटा बन रहा है, तो क्या इस लाइन के अलोंग इसका कंपोनेंट में लिख पाऊंगा m2g sin थीटा। क्लियर। चलो अब n2 को रिजॉल्व करते हैं इस लाइन के अलोंग। तो देखो यहाँ पे एंगल कितना है, फिर से 90 डिग्री, तो यानी कि n2 का कोई कंपोनेंट इस लाइन के अलोंग तो आएगा ही नहीं। तो अब इक्वेशन सीधा लिख लें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स देखो ऊपर की ओर बॉडी जा रहा है, यानी n cos थीटा, ये अपोजिट डायरेक्शन में है यानी माइनस m2g sin थीटा, एंड इक्वल्स टू मास दैट इज m2 एंड एक्सेलरेशन दैट इज a2। तो यहाँ से हमें से दूसरा इक्वेशन मिल गया। तो नॉर्मल आपने देखा वही अप्रोच हमने अपनाया जो NLM के किसी भी प्रॉब्लम के लिए अपन अपनाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम आएगी। देखो अब क्या करते थे नॉर्मल प्रॉब्लम में कि दो इक्वेशन है, दो अननोन्स होते थे, सॉल्व करते थे और आंसर आ जाता था। बट यहाँ पे देखो इक्वेशन तो अभी भी दो है, बट अननोन्स पे ध्यान दो तो a1 है, a2 है और साथ में n भी है। यानी यहाँ पे इक्वेशन आपके पास कितने हैं, दो, लेकिन अननोन्स कितने हैं, 3। तो क्या ऐसे सॉल्व करना पॉसिबल है, नहीं है ना, क्योंकि एक इक्वेशन हो तो एक अननोन मिलता है, दो इक्वेशन हो दो अननोन मिलता है, 3 हो तो 3 4 सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे तो 3 इक्वेशंस चाहिए हमें, क्योंकि हमारे पास 3 अननोन्स हैं। तो कहीं ना कहीं से हमें एक और रिलेशन खोजना ही पड़ेगा, है ना। तो सिस्टम को एनालाइज करके एक रिलेशन और कहीं ना कहीं से निकालना है हमें। तो सिस्टम को सही से एनालाइज करें तो हमें क्या पता चलेगा। देखो तो अगर ध्यान से देखें तो ये बॉडी ऊपर जा ही क्यों रही है, क्योंकि ये इसे ढकेल रहा है, पुश कर रहा है। तो ये जैसे से नीचे आ रहा है, इसको पुश करके, इसके पुश के वजह से ही ये ऊपर जा रहा है ना। तो अगर ये बॉल इस m2 को, m1 m2 को अगर पुश कर रहा है तो मतलब दोनों के बीच में कांटेक्ट मेंटेन है। अगर कांटेक्ट मेंटेन है तभी तो वो उसे पुश कर रहा है। तो अगर दोनों बॉडी कांटेक्ट मेंटेन करते हुए मूव कर रहे हैं
तो कुछ याद आया? अभी हमने कंसेप्ट पढ़ा है वेज कंस्ट्रेंट। तो क्या ये वेज कंस्ट्रेंट का केस नहीं हो गया कि जहां पे दोनों बॉडी अगर एक दूसरे से कांटेक्ट मेंटेन करके मूव कर रहे हैं तो उन्हें एक कंडीशन को फॉलो करना ही पड़ता है, और वो कंडीशन क्या है कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल, दिस इज द कॉमन नॉर्मल, ये तो नॉर्मल है दोनों का, अलोंग द कॉमन नॉर्मल दोनों का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो अलोंग द कॉमन नॉर्मल, चलो दोनों के एक्सेलरेशन को रिजॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं कि अलोंग द कॉमन नॉर्मल इन दोनों की एक्सेलरेशन कितनी है। तो ये देखो, इसका a1 इधर की ओर है एंड दिस इज थीटा, तो क्या a1 का कॉमन नॉर्मल के अलोंग कंपोनेंट a1 cos थीटा हो जाएगा? कोई दिक्कत? उसी तरह ये a2 है एंड दिस इज थीटा एंड दिस इज कॉमन नॉर्मल का डायरेक्शन, तो क्या कॉमन नॉर्मल के अलोंग a2 का कंपोनेंट a2 cos थीटा हो जाएगा? क्लियर? और अगर दोनों साथ साथ चल रहे हैं तो a1 cos थीटा मस्ट बी इक्वल टू a2 cos थीटा, तो क्या हो गया? a1 cos theta should be equal to a2 cos theta, and cos theta तो सेम है, कट जाएगा, ऐसे कट गया, तो we get a1 equals to a2। देखो एक रिलेशन मिल गया a1 और a2 के बीच में। अब जैसे a1 equals to a2 मिला तो क्या मैं a2 की जगह a1 लिख सकता हूं? बिल्कुल। तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा? देखो तो n cos theta minus m2g sin theta equals to m2 a1। ठीक, अब देखो ध्यान से, हमारे पास दो इक्वेशन है कि नहीं? दो इक्वेशन और अननोन्स भी कितने हैं? दो, a1 और n, क्योंकि a2 को तो हमने रिप्लेस कर दिया a1 के साथ। ठीक है, a2 को हमने a1 के साथ एलिमिनेट कर दिया, तो a2 जैसे ही एलिमिनेट हुआ, अब तो ये बाएं हाथ का खेल बन गया, दो इक्वेशन दो अननोन्स। 8-9 से ऐसे क्वेश्चन अपन सॉल्व करने के आदी हैं, इजिली हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे एंड वी विल गेट द आंसर, है कि नहीं? यहां से जैसे आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो n cos थीटा कट जाएगा, a1 की वैल्यू आपको मिल जाएगी, जो वैल्यू a1 की होगी वही तो a2 की होगी, और उसके बाद आप a1 की वैल्यू पुट करोगे तो आपको n का वैल्यू भी मिल जाएगा। तो आपने देखा, अब ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन बन गया, है कि नहीं? अब तो यहां से आप बाएं हाथ का खेल हो गया आपके लिए। तो आपने देखा एक प्रॉब्लम जिसमें कि हमें समझ नहीं आ रहा था, उसमें हमने क्या किया, मतलब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फर्स्ट टाइम के लिए ये प्रॉब्लम हो सकता है विजुअलाइज करने में दिक्कत हो, मुझे भी हुई थी। ठीक है, जब मैं स्टूडेंट था, तो जब इसे हमने सिस्टमेटिक अप्रोच से बनाया, एफबीडी बनाने के बाद हमने देखा एक्सेलरेशन किधर है, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में ही हमने सारे फोर्सेस को रिजॉल्व किया और फिर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा दिया। ये सारे कुछ करने के बाद हमारे पास इक्वेशंस मिले, बट प्रॉब्लम क्या हुई कि इक्वेशन थे 2 और अननोन्स थे 3। तो हमने फिर अच्छे से सिस्टम को एनालाइज किया और हमें वेज कंस्ट्रेंट का कंडीशन अप्लाई किया, जिससे कि क्या हुआ, हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन मिल गया, दैट a1 इक्वल्स टू a2, और फिर तो ये नॉर्मल वही सवाल हो गया, दो इक्वेशन और दो अननोन्स का। तो प्रॉब्लम कितना आसान हो गया। आपने देखा कि वेज कंस्ट्रेंट ने बेसिकली आपको यहाँ पे कितना हेल्प किया, वेज कंस्ट्रेंट के हेल्प से आपने इस क्वेश्चन को कितना इजीली सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसी तरह से वेज कंस्ट्रेंट क्या है ना कि बहुत जगह पे हमें हेल्प करेगा, और भी क्वेश्चंस, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे जहां पर ये हमें हेल्प करेगा। ठीक है, बाकी फिलहाल तो आज के लिए एक ही इलस्ट्रेशन है, और तो आई होप कि आपको अच्छे से वेज कंस्ट्रेंट का कंसेप्ट समझ आया होगा, फील भी आया होगा, और साथ में ये भी समझ आ गया होगा कि इसके हेल्प से हम लोग क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बस इतना आज के लिए, एंड गुड बाय।